जहाँ केतु बैठा आपको लगता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आई कैन हैंडल एनी डे। एग्जैक्टली, है ना? यस, आई कैन हैंडल एनी डे। तो वो केतु जो है पास्ट लाइफ की स्किल है, हाँ, यस, जो आपने मास्टर करी थी। लग्न ही बताता है कि इस जन्म में क्या करने आए हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। 6 जहाँ पड़ा वहाँ से रिलेटेड आदमी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और जहाँ एफर्ट होता है वहाँ आदमी अच्छा दिखता है, अच्छा प्रेजेंट करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर वर्गो लगन में है तो ये लोग हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, यंग दिखते हैं, यानी 50 का हो तो 40 का दिखेगा। किसी कुंडली में जुपिटर केतु एक साथ आ जाए, ये बहुत अच्छा योग होता है। ये भी गॉड का ब्लेसिंग ही बोला है, लेकिन वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। कैसे? जुपिटर इज गुरु, यस, एंड केतु इज स्पिरिचुअलिटी। गुरु और ज्ञान, गुरु और चेला, जब दोनों साथ दोनों खुश। क्या मून भी हमें हमारे पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स के बारे में कुंडली में कहीं कुछ बता सकता है? तो देखा होगा कुछ लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी आती है, लेकिन वो आराम से करेजियसली उसको डील करते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में रोने धोने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फर्क है चंद्रमा का। पास्ट लाइफ कनेक्शन 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन जब जब ऑन होगा, जिंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने ही हैं, कोई नहीं बच सकता। जहां जुपिटर ने देखा 5वें से चाहे 7वें पे चाहे 9वें पे, वो एरिया ऑफ लाइफ इज वाव, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है वो। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। क्या आप खुद को एक स्पिरिचुअल इंसान कंसिडर करते हैं? क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म बहुत ही एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आया, भक्ति बहुत ही एफर्टलेसली आपकी लाइफ में आई? ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं आपके चार्ट में जो ये शो करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और भक्ति दोनों आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से लेकर आ रहे हैं? क्या पूर्व जन्मों का अच्छा कर्म था कि आपको इतनी ब्लेसड लाइफ मिली, इतनी लकी लाइफ मिली? तो आज के पॉडकास्ट में हमने स्पिरिचुअल डेस्टिनी और स्पिरिचुअल कर्म को जाना है कि कैसे आप लाइफ में और स्पिरिचुअल बन सकते हैं, और कैसे ये पता लगेगा कि आप अपने पूर्व जन्मों से इस कनेक्शन को लेकर आए हैं। तो साथ ही साथ हमने पास्ट लाइफ के अच्छे कॉम्बिनेशंस को, बुरे कर्मों को, इन सभी को डिस्कस किया है आपके चार्ट के थ्रू। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज का ही। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हनीश बग्गा सर का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। तो सर, आज हम स्पिरिचुअल डेस्टिनी की बात करने वाले हैं कि कैसे कुछ लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत इजीली आ जाती है, भक्ति बहुत इजीली आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। तो इससे पहले कि हम इन स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करें, हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, और उनका ये कहना सही भी है, कि ये जन्म उन्होंने बहुत अच्छे से जिया, कुछ बुरा कर्म नहीं किया, बहुत ही सात्विक जीवन जिया, किसी को हर्ट नहीं किया, फिर भी उनकी लाइफ में इतनी सफरिंग और इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो बुरा कर्म है, ये कहीं ना कहीं उनकी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है। तो जो पास्ट लाइफ की बैड डीड्स हैं, वो अपनी कुंडली में कोई भी इंसान कैसे देख सकता है? किन प्लैनेट्स के थ्रू, किन हाउसेस के थ्रू, किन राशियों के थ्रू वो देखेगा? तो अगर हम पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कर्मा की बात करें तो, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करें तो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक कुंडली में अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होते हैं, और ब्लेसिंग्स भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर पेंडिंग कर्मा होगा तो दुख आएगा, अगर ब्लेसिंग होगी तो उस एरिया में सुख मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिविटी की, जो दुख ही ज्यादा करता है। तो कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस और राशि जहां पड़ी, उस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस आने ही हैं। यानी मान लीजिए 6 नंबर राशि किसी के 10th हाउस में पड़ी तो करियर से रिलेटेड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 7th हाउस में पड़ी तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में बहुत स्ट्रगल होगा। जहां 6 नंबर पड़ी वहां बहुत एफर्ट डालना है। जहां 12 नंबर पड़ी वहां लॉसेस ही लॉसेस होने हैं। तो अगर 12 नंबर मान लीजिए कि लगन में पड़ी तो आपको हेल्थ पे काम करना है। जहां तो अगर 12 नंबर राशि आपके 7वें घर में पड़ी तो यहाँ से रिलेटेड लॉसेस कहाँ से रिलेटेड होंगे? रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिजनेस में लॉसेस। अगर 12 नंबर राशि 6ठे घर में पड़ी, इट इज ए गुड योगा। क्यों? क्योंकि
छठा घर तो वैसे ही परेशानी का है, हाँ। और वहां लॉस हो गया तो परेशानियों का लॉस, मतलब हाँ, लोन्स का हाँ, लॉस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, यस। है ना। अच्छा, 8 नंबर राशि जहां पड़ी, अब जैसे हमने 6 को समझ लिया, ऐसे 8th को समझ लीजिए 1 मिनट में। 8th जहां पड़ी वहां से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होने वाला है। 8th राशि जहां पड़ी वहां से रिलेटेड चैलेंजेस प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर 8th राशि आपके कुंडली के 10th हाउस में पड़ी ऑफ करियर, तो इनका करियर में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज पेनफुल। तो 6 अब हमने समझ लिया, हमने 8 समझ लिया, और हमने 12 समझ लिया। इन राशियों में जो जो प्लैनेट होंगे वो भी वैसे ही तंग करेंगे, चाहे 6 नंबर राशि में कोई भी हो, चाहे 8 नंबर राशि में कोई भी हो, चाहे उसका मालिक मंगल ही क्यों ना हो, और चाहे 12 नंबर राशि में उसका मालिक बृहस्पति ही क्यों ना हो, ये भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। स्पेशली 8 और 12, 6 में तो बुध उच्च का होता है। और सर जुपिटर तो अपनी खुद की राशि में है, मीन हाँ, में। तो क्या हुआ, तो राशि तो लॉस की है ना, तो ये बहुत लॉस कर रहा है। ओके। जुपिटर, आप किसी भी प्लेनेट को पकड़ लीजिए जिसकी 2 राशि है, चंद्रमा और सूर्य की एक एक, यस। बाकी देखिए, अब थीम समझ लीजिए। 9 प्लेनेट, राहु केतु की कोई राशि नहीं, 7 प्लेनेट, 2 की एक एक राशि, यस। 5 की 2 राशि, तो टोटल 5 की 10, यानी मंगल की 1 और 8, मंगल 1 में बहुत अच्छा, 8 में खराब। शुक्र 2 और 7, दोनों बहुत अच्छा, दोनों इज गुड, लेकिन मार्केश हो जाता है, थोड़ा संभलना पड़ेगा। यस। 3 और 6, दोनों परेशानियों के घर, मालिक बुध, इसलिए तो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। 4 नंबर चंद्रमा की अकेला, 5 नंबर सूर्य की ये, बृहस्पति की 9 और 12, 9 इज स्पिरिचुअलिटी, 12 इज मोक्ष। यस। शनि की 10 और 11, काम कर पैसे कमा, 10 एंड 11, ठीक है। इसमें 11 में ज्यादा पावरफुल है, 10th में कम पावरफुल है। और राहु केतु जहां बैठे, इनको कोई राशि नहीं दी, इनका काम खाली परेशानी ही करने का है, बोले जहां बैठो वहीं तूफान मचाओ। तो ये सिंपल है, राहु केतु जहां बैठे वहीं कुछ ना कुछ उठाक पटक जिंदगी में रहेगी। तो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से कनेक्शन राहु केतु का भी सीधा आ गया। अगर जुपिटर से कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन आ रहा है, जो वैसे तो पूरे 9 प्लैनेट का आएगा, तो जुपिटर तो लेके आएगा गुड डीड्स, ब्लेसिंग। शनि लेके आएगा एफर्ट, कि ये जहां बैठा शनि या जहां पड़ी शनि की राशि, उससे रिलेटेड काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, शनि बिना मेहनत के नहीं छोड़ेगा। तो 10 नंबर राशि कुंडली में जहां पड़ी वहां से रिलेटेड चैलेंजेस जरूर आते हैं, जहां भी पड़ी हो। और वहां से रिलेटेड, मान लो अगर लगन है किसी का, तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस जरूर आते हैं। अगर 4 नंबर राशि जहां पड़ी तो वहां इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, 10 जहां पड़ी वहां हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, वहां के एरिया ऑफ लाइफ थोड़ा वीक हो जाएगा, लेकिन फोकस बार बार वहीं लेके जाएगा, क्योंकि 10 नंबर तो कर्म है ना मैडम, तो आपको रोज घर छोड़ के अपने काम पे जाना पड़ता है। सो एक्चुअली 10 नंबर राशि जहां पड़ी वो आपका कर्म का स्थान हो गया कुंडली में। इस जन्म में वहां से रिलेटेड तो कर्म करने ही होंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन आ गया, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन राशियों से मिल गया। अब शनि जहां बैठा है वो मेहनत कराएगा, राहु केतु सरेंडर करवाएंगे। राहु आपकी इच्छा है तो आप वो वहाँ पैसे और जो इस वर्ल्ड की जो हमारी जो चीज़ें होती है, डिज़ायर्स होती हैं, उसके पीछे भागेंगे। और बार बार केतु सरेंडर कराएगा, नहीं अचीव करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। केतु पास्ट लाइफ कनेक्शन का पहला प्लैनेट है। अगर केतु कनेक्शन वाला नहीं होता तो जन्म ही नहीं होता। सर कहते हैं ना कि केतु वो एरिया है जो आपने पिछली लाइफ में मास्टर किया इस एरिया को, और इस लाइफ में वो एज अ ब्लेसिंग आपको मिला कि ये कर्म हो चुका है। जहां केतु बैठा आपको लगता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेला, आई कैन हैंडल एनी डे। एग्जैक्टली, है ना, यस, आई कैन हैंडल एनी डे। तो वो केतु जो है पास्ट लाइफ की स्किल है, हाँ, यस, जो आपने मास्टर करी थी। राहु इस लाइफ में आपको जो मास्टर करने का है, तो अगली बार अब क्या होता है, जब अगला जन्म होगा तो राहु की जगह केतु, केतु की जगह राहु मिलेगा, क्योंकि इस बार की जो स्किल है वो अगले साल की अगले लाइफ की वो होगी ना। इस लाइफ में जो आपने सीखा, जहां आपने एफर्ट डाल के जो आपने सीखा, अगले लाइफ में वही तो आपकी स्किल, वो आपका एफर्ट बन के जाएगा। तो जो पिछली बार राहु था वो इस बार केतु है, जो इस बार राहु है वो अगले जन्म में केतु होगा। यही तो राहु केतु का साइकिल है जो घूमता है, हमें निकलना होता है, इसी से निकलना होता है। इसलिए केतु मोक्ष है, yes. और केतु स्पिरिचुअलिटी है। तो कहा यह जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रैक्टिस कर ले तो आपको मोक्ष मिल जाएगा।
तभी तो मोक्ष संभव है, वरना पॉसिबल नहीं है। और सर हाउसेस कौन कौन से देखेंगे पास्ट लाइफ कर्म के लिए? वही छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, ये तो देखेंगे लॉसेस वाले। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है लग्न। आपका लग्न बहुत कुछ तय करता है। अगर आपके लग्न में जो भी राशि पड़ी वो उसके हिसाब से चेक कर लीजिए, पूरी लाइफ का डेस्टिनी उसके चारों तरफ ही घूम रही है। लगन ही बताएगा कि आप इस जन्म में करने क्या आए हो। मान लीजिए लगन टॉरस का है, 2 नंबर, तो 2 नंबर लगन क्या होता है? तो आप 2 नंबर राशि समझ लीजिए, यानी कुंडली का दूसरा घर, कालपुरुष कुंडली से दूसरा घर। दूसरा घर क्या है? खाना। दूसरा घर क्या है? वेल्थ। दूसरा क्या है? फैमिली, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। तो ध्यान कहाँ रहेगा? ये 2 नंबर राशि हेड में। ये पहला घर है, ये आपका पावर सेंटर है। अब यहाँ पे बैठ गया 2 नंबर, तो आपके दिमाग में यही चीज़ चलने वाली है, खाना, पैसे, आलस, कंफर्ट, है ना। तो अगर 3 नंबर पड़ गया, मान लो जमुनाई है, तो 3 नंबर आपके हेड में चला गया, ये है ना फर्स्ट हाउस कुंडली का, है ना। तो आपके दिमाग में क्या है? 3 नंबर, कंफ्यूजन, एफर्ट एंड कंफ्यूजन। 3 नंबर वाला हमेशा दोराहे पे खड़ा है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है। हाँ, ड्यूअल है ना वो, तो ड्यूअल है, तो वो हमेशा इसलिए कंफ्यूज है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। अगर उसका मरकरी अच्छा है और बाकी प्लैनेट भी सपोर्टिव हैं, तो वो सही रास्ता चुनता जाएगा और राइज कर जाएगा। और अगर गलती हुई या कोई प्लैनेट खराब है या खराब रिजल्ट दे रहा है या पास्ट लाइफ के बहुत सारे पेंडिंग है, तो वो गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। इसलिए 3 नंबर लगन वाले गलतियां बहुत करते हैं अगर उनके बाकी प्लैनेट सपोर्टिव नहीं हुए तो। 4 नंबर वाला पूरा इमोशन की स्टोरी है। लग्न में 4 आया, पूरा इमोशनल, जरा सा भी लेफ्ट राइट हुआ नहीं, ये थोड़ा इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। सामने वाले से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं तो बड़ा इमोशनल प्ले करते हैं। ये इनका टूल होता है, जो हथियार होता है ना, अरे कोई ना कोई, तो इनका हथियार इमोशन होता है। वो इमोशन से सामने वाले पर अटैक करेंगे और अपनी बात कैसे मनवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, बहन भाई, मम्मी डैडी, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, सब जगह वो इमोशन से प्ले करते हैं। और इनको अपनी ज़िंदगी में आराम और लग्जरी बहुत पसंद है। अगर कैंसर लगना है तो मून इन कैंसर है, बहुत पसंद है। अब आप देखिएगा, अगर मून हुआ कैंसर में तो 7वें घर में पड़ा 10 नंबर राशि, तो 7वां घर पार्टनर क्या होगा? काम करने वाला। तो ये खुद तो आराम से बैठेंगे, इमोशनल नहीं, पार्टनर को कहेंगे तो काम पे लगे रहा, यानी जिससे मैरिज होगी, है ना, उससे काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे, इमोशन ड्रिवन काम करवाएंगे उससे। 7वां है ना, तो यानी 9 नंबर राशि कहाँ पड़ी? 6th हाउस में पड़ी। 6th हाउस तो पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म है, और 9 नंबर राशि आपका लक है, आपका लक है, स्पिरिचुअलिटी है। तो इनका कनेक्शन 6th हाउस से आया, तो 9 नंबर राशि जहां भी पड़ी वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो 6ठे घर में पड़ी तो ये एक्सेप्शन हो गया। 6th हाउस में जो पड़ा उसका लॉस, वहां प्रॉब्लम, वहां स्ट्रगल, वहां मेहनत कराएगा। तो ये लोग नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम रहते हैं, लेकिन अगर ये स्पिरिचुअल हो जाएं तो इनकी कुंडली का 6th हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा, इनको लोग बहुत फेवर करने लग जाएंगे, ऑफिस में इनके जूनियर्स बहुत अच्छा काम करके देंगे, लोन्स इनके ऊपर नहीं टिकेंगे। पर स्पिरिचुअलिटी का पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है कैंसर वालों के लिए, 6ठे घर में पड़ा। और अगर कैंसर है तो 7वें नंबर में 10 नंबर राशि और 8वें घर में 11 नंबर राशि, तो कमाई, इनकम, 8वां घर, तो बार बार कैंसर का जिसका होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इन इनकम, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, जिंदगी में 2-3 बार ये चेंजेस लेके आते हैं। ये इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 9 नंबर राशि स्पिरिचुअलिटी, 11 नंबर राशि कमाई की, एक 6ठे घर में, एक 8वें घर में, और 4 नंबर राशि इनका लगन हुआ तो 3 नंबर राशि पड़ी इनके 12वें घर में, तो 12 नंबर राशि में लॉस हुआ। तो कम्युनिकेशन की वजह से लॉसेस, 3 नंबर राशि इज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की वजह से लॉसेस, स्पिरिचुअल कम होने की वजह से चैलेंजेस, और बार बार कमाई में चेंजेस होना, ये इनका पूरी जिंदगी की थीम है। सिंपल थीम। आप सीधा लगन उठाइए, सीधा प्रेडिक्शन दे दीजिए, वो मिलेगा आपको। कोई और प्लैनेट एक्सेप्शनल इधर उधर कर रहा है तो अलग बात है, नॉर्मली सब यही चलता है। तो क्या लग्न इतना इम्पैक्टफुल है कि सिर्फ लग्न से आप इतनी चीजें बता सकते हैं? मैडम, लग्न से तो पूरी जिंदगी लिखी गई है। आप एक बात समझिए, कुंडली में केंद्र स्थान है 14710 और ट्राइन है 159, कॉमन क्या है? लग्न। लग्न ही बताता है कि इस जन्म में क्या करने आए हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। मान लीजिए किसी का स्कॉर्पियो लगन है या वर्गो लगन है या पाइसेस लगन है, तो 6-8-12 तो मैंने खराब ही बताया ना।
अगर कोई प्लैनेट उसको अच्छा कर रहा है तो अलग बात है, बट नॉर्मली 6, 8, 12 खराब होते हैं। अब आप कहेंगे 6, 8, 12 खराब क्यों? 6 साइन तो झगड़े का है, लोन्स का है, बीमारियों का है, कंपटीशन का है। तो अच्छा किसके लिए? जो स्पोर्ट्स में है, क्योंकि वो तो रोज ही कंपटीशन झेल रहा है, वो तो रोज ही एफर्ट कर रहा है ना। या कोई लोन्स का काम कर रहा है ना। जैसे मान लो बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं जो लोन देते हैं, क्रेडिट एजेंसीज होती है ना। अगर वो वर्गो वाला काम कर रहा है, वो बढ़िया काम कर रहा है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि 6 का मीन्स क्या है? लोन्स। या 6 वाला डॉक्टर है, मेडिसिन लाइन में काम कर रहा है, बीमारियों का है ना 6, तो बीमारी की दवाई दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कंपटीशन, दुख, तकलीफ 6 को मिलेगा, लेकिन एक 6 की बहुत जबरदस्त ब्यूटी है। क्या? 6 जहां पड़ा वहां से रिलेटेड आदमी को बहुत एफर्ट करना पड़ता है, और जहां एफर्ट होता है वहां आदमी अच्छा दिखता है, अच्छा प्रेजेंट करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर वर्गो लगन में है तो ये लोग हमेशा अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, यंग दिखते हैं, यानी 50 का हो तो 40 का दिखेगा, ऐसा वाला होता है। तो 6 के साथ ये ब्यूटी भी है, बिकॉज मरकरी है ओनर, है ना। अच्छा, ब्लेसिंग वाली की अगर हम बात करें तो 9 इज ब्लेसिंग, 5 इज ब्लेसिंग, 1 इज ब्लेसिंग, 4 इज ब्लेसिंग। अब आप कहेंगे कि 1 इज ब्लेसिंग, बोले जहां बड़ा 1 वहां से रिलेटेड आप कुछ नया बड़ा करने के लिए आए हैं, नई शुरुआत, नई शुरुआत। 4 यहां से रिलेटेड आपको बड़ा मजा आएगा, यहां आपका मन लगेगा। 5 जहां पड़ा वहां से रिलेटेड क्रिएटिविटी। 9th है स्पिरिचुअलिटी, जहां कुंडली में 9 नंबर राशि पड़ी, आपकी किस्मत वहीं पड़ी है, उसको ऑन कर लो तो चीज़ें मिल जाएंगी। और मानो कि किसी की मान लीजिए 9 नंबर राशि उसकी कुंडली में 5वें घर में है, तो किस्मत राइज करेगी, ऑन होगी चाइल्ड बर्थ के बाद। अगर 10वें घर में पड़ी तो करियर ऑन होने के बाद करियर में किस्मत सपोर्ट करने लग जाएगी। इट इज लाइक दिस। तो सर, जैसे आपने ब्लेसिंग्स की बात की थी कि जुपिटर आपके पूर्व पुण्य को दिखाता है, सबसे बेनिफिक प्लैनेट इस एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, तो जुपिटर से कैसे हम स्पिरिचुअल कर्म और पास्ट लाइफ और भक्ति देखते हैं? देखिए, जुपिटर तो प्राइमरी प्लैनेट है, बिना जुपिटर के तो संभव ही नहीं है। जुपिटर को कहा गया है गॉड्स ब्लेसिंग, यानी देवताओं के गुरु है। अब गुरु का काम तो ब्लेसिंग ही देना है ना, आशीर्वाद देना। तो जहां जुपिटर बैठा, हालांकि ये कहा जाता है दिया तले अंधेरा, जहां जुपिटर बैठा उस घर में प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन जुपिटर जहां देखता है, और जुपिटर के एस्पेक्ट होते हैं 3, 5वां, 7वां और 9वां। जहां जुपिटर ने देखा 5वें से, चाहे 7वें पे चाहे 9वें पे, वो एरिया ऑफ लाइफ इज वाव, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है वो। यानी मान लीजिए अगर जुपिटर कोई आप रेंडमली बताइए कि जुपिटर को कहाँ माने, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 8th हाउस। 8th हाउस। तो जुपिटर की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? 8 से कैलकुलेट करेंगे तो 12वें पे। 7th कहाँ पड़ी? 2nd हाउस पे। यस। और 9th कहाँ पड़ी? 4th पे। तो ये 3 एरिया ऑफ लाइफ इज वेरी गुड, यानी इन्वेस्टमेंट का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 12th हाउस। 2nd हाउस को देखेगा, जब जब जुपिटर की दशा अंतरदशा आएगी आपको पैसा जरूर मिलेगा, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जुपिटर 2nd हाउस को, मैं आपको एक बहुत बढ़िया धन योग बताता हूं। जुपिटर इन 8th हाउस कुंडली में दूसरे घर, यानी 2nd हाउस ऑफ वेल्थ है, स्टोर्ड मनी है, वेल्थ है ना, आप कितने अमीर हैं 2nd हाउस बताता है। जब भी कोई भी प्लैनेट 2nd हाउस को देखता है बर्थ चार्ट में, उसकी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर आता है। ये धन योग है, सीधा रूल है, स्ट्रेट। अगर 8वें घर में जुपिटर बैठा है तो जुपिटर की दशा अंतरदशा हो सकता है कितना भी खराब हो, जुपिटर किसी भी वजह से खराब हो रहा हो, अगर जुपिटर नीच का हो तो भी कुछ भी पैसा जरूर आएगा, कम या ज्यादा ये अलग बात है। 2nd हाउस ऑफ फैमिली, एक्सटेंशन इन फैमिली, वेल्थ और बढ़िया खाना, गुड फूड। तो जुपिटर की दशा अंतरदशा आपको बढ़िया खाना देने वाली है, अच्छे पैसे देने वाली है, और परिवार में से शादी होना, चाइल्ड बर्थ होना, फैमिली में एक्सटेंशन इन फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो जरूर देगा। दूसरा, जुपिटर इन 8th हाउस 9th दृष्टि से 4थे घर को देखा तो इनको गॉड का ब्लेसिंग है, इनके पास बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, इस तरह की चीजें बहुत होती हैं, प्रोवाइडेड कोई और एनिमी उसकी पावर को नहीं घटा रहा हो। जैसे 4थे में केतु बैठ गया, केतु जहां बैठेगा वहां श्रिंक करेगा, केतु श्रिंक,
राहु इज एक्सपेंड, तो चौथे घर में केतु बैठ गया, तो बृहस्पति चाहे उसकी दृष्टि में भी आ रहा है तो घर थोड़ा छोटा कर देगा, गाड़ी थोड़ी छोटी कर देगा। और अगर वो नहीं है तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, जुपिटर का एस्पेक्ट जहाँ आ गया वहाँ ब्लेसिंग है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। ये समझ, ये सिंपल रूल है। तो सर ऐसे कौन कौन से योग होंगे एक इंसान की कुंडली में जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डेस्टिनी को दिखाएंगे कि ये पूर्व जन्मों से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कर्म लेकर आ रहा है? देखिए, आप इसको बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। आप आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट गुड डीड्स, अच्छे अच्छे क्या कर्म कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। अगर किसी की कुंडली में 9th लॉर्ड का कनेक्शन 5th हाउस से या लगन से रिलेटेड है, ये बहुत बढ़िया योग आता है, क्योंकि 9th हाउस लक का है, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है, 5th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का है और लक का है। कैसे? 9th से 9th है, बिल्कुल 9वें से 9वां, यानी हाँ भावत भाव। तो अगर आपको भावत भाव का कॉन्सेप्ट पता है तो 5th हाउस 9th हाउस तो कनेक्टेड है। अगर 5वें से लूंगा तो 5वें से 5वां 9वां, 9वें से 9वां इज 5th, ये तो दोनों कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से ट्राइन पूरा कनेक्टेड है, 1 5 9 इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो लगन का लॉर्ड 5वें में या 9वें में, वाओ। 9th लॉर्ड लगन में या 5th में, जबरदस्त। या 5th लॉर्ड लगन में या 9th में, जबरदस्त। तो ये तीन तो इसका इसके उसका इसमें, अगर इसमें एक्सचेंज हो जाए तो मेरे घर में मैं तेरे घर में, यानी 5th वाला 9th में, 9th वाला 5th में, या लगन वाला 5th में 5th वाला लगन में, या 9th वाला लगन में गया और लगन वाला 5वें में आ गया, ये तो जबरदस्त योग है, फैंटास्टिक। यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन का इससे बढ़िया योग नहीं है। प्लस अगर किसी कुंडली में जुपिटर केतु एक साथ आ जाए, ये बहुत अच्छा योग होता है। ये भी गॉड का ब्लेसिंग ही बोला है, लेकिन वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। कैसे? जुपिटर इज गुरु, यस, एंड केतु इज स्पिरिचुअलिटी। गुरु और ज्ञान, गुरु और चेला, जब दोनों साथ दोनों खुश, तो ये एक स्पेशल योग है गॉड के ब्लेसिंग का। जुपिटर केतु जिस कुंडली में भी एक साथ है, और कोई और, जैसे शनि वनी राहु उसको देख के, राहु तो नहीं कहना चाहिए, शनि उसको देख के खराब नहीं कर रहा है, तो वो बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल कनेक्शन का योग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और बढ़िया स्पिरिचुअल कनेक्शन का योग बताता हूँ। हालांकि पास्ट लाइफ में उन्होंने स्पिरिचुअली बहुत अच्छा काम किया, इस बार धन कमाने आए हैं, इस बार उनको धन में मिला, उसका रिजल्ट मनी मनी मनी। कौन है वो लोग? वो है मरकरी प्लस सैटर्न। अगर ये एक साथ हों किसी कुंडली में, कम लोगों के होते हैं बट होते हैं, क्योंकि बुध नॉर्मली सूर्य के साथ रहता है। हाँ, बुध आदित्य बनाता है। लेकिन अगर बुध शनि के साथ हो और सूर्य अलग हो, तो ये बहुत बढ़िया वेल्थ का योग है, क्योंकि शनि क्या है? स्लो, बुध क्या है? फास्ट। और अगर सर मरकरी शनि की राशि में हो या शनि मरकरी की राशि में, तो भी अप्लाई होगा? ये बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन फिर मरकरी अकेला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले मरकरी को, रेट्रोग्रेड मरकरी को खराब माना है। तो मरकरी क्योंकि यंग है ना, यंगेस्ट प्लेनेट, राजकुमार बोला है, और राजकुमार है तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको कोई एक मैच्योर्ड प्लेनेट साथ में चाहिए। या तो सूर्य मिल जाए या मिल जाए आपको शनि, इन दोनों के साथ वो बहुत खुश है। अच्छा, सूर्य के साथ वो थोड़ा अंडर पावर रहता है, शनि के साथ वो ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसको पूरा वैल्यू मिलता है। हाँ। क्योंकि शनि तो खुद सपोर्ट करता है ना मरकरी को। तो ये बहुत बढ़िया योग है, ये भी गॉड का ब्लेसिंग है। सैटर्न मरकरी टुगेदर एनीवेयर। अब सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 8वां घर छोड़ देना, 8th हाउस, या स्कॉर्पियो साइन छोड़ देना, रेस्ट एवरीवेयर सैटर्न मरकरी इज ए गुड वेल्थ योगा। हालांकि 8वें घर में भी ये अच्छा पैसा जरूर देंगे, चाहे कितने भी खराब हो रहे हो, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स बहुत दे देते हैं, पर फाइनली वेल्थ जरूर देंगे। तो विच इज अ वेरी गुड योगा, धन योगा। तो पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा काम किया, इस लाइफ में आपको उसका रीपेमेंट हो रहा है पिछले जन्मों का वाया वेल्थ, ठीक है। उसी को लोग लक कहते हैं। उसी को लोग लक कहते हैं। अच्छा, आपने एक और बात करी पास्ट लाइफ कनेक्शन की, तो राहु केतु अगर कुंडली में 6th हाउस या 12th हाउस से कनेक्शन आ जाए, तो हालांकि राहु केतु जहां बैठे हैं वहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन 12th में केतु इस वाव, मोक्ष का, ऐसे मोक्ष का कहा गया है, या अब इसे कुछ लोग मोक्ष कहते हैं। मेरा अपना ये सोचना है कि ये जरूरी नहीं कि मोक्ष हो जाए, रीबर्थ लेट होता है। ओके, रीबर्थ लेट होता है, क्योंकि केतु है ना, डिस्कनेक्शन है। 12th हाउस का कनेक्शन आकाश तत्व यानी मोक्ष से है। तो अगर 12th हाउस में केतु आ गया
तो डिस्कनेक्शन हो गया ना, तो केतु का काम है तोड़ना, केतु डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब या तो मोक्ष मिल जाएगा या रीबर्थ देर से होगा। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। सर 9th हाउस को भी भाग्य और धर्म का भाव कहा जाता है, तो यहाँ से हम कैसे स्पिरिचुअल डेस्टिनी देख सकते हैं, भक्ति योग देख सकते हैं? देखिए, कुंडली में 2 घर ऐसे होते हैं, 5वां और 9वां, ये दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे अभी हमने बात करी भावत भावम, 9th हाउस और स्पिरिचुअलिटी। अगर आपका 9th हाउस, मैं आपको थीम देता हूँ, 9th हाउस में का मतलब है फादर, लक एंड धर्मा एंड योर प्रेजेंटेशन। अगर 9th हाउस का इससे कनेक्शन ना हो तो ये एस्टेब्लिश ही नहीं होगा कि आपका जन्म कहाँ होगा। इसका मतलब जिस के यहाँ आपका जन्म हुआ, जिस भी परिवार में, तो फादर का जो सरनेम है वही आपको मिलेगा, फादर का जो धर्म है वही आपको मिलेगा। तो फादर का धर्म और आपका धर्म सेम है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर लोग उसे चेंज नहीं करते तो सेम ही रहता है नॉर्मली। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन 9th हाउस का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी ने तय किया है कि आपको फाइनली भक्ति किसकी करनी है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप कौन हैं, ये 9th हाउस तय करेगा। क्योंकि अगर फादर हिंदू हैं तो संतान हिंदू ही होगी बाय बर्थ। बाद में वो क्या करते हैं अपने कर्मा से और वो करते हैं, दैट इज सेपरेट इशू, बट बाय बर्थ तो वही मिलेगा। तो 9th हाउस का तो सीधा कनेक्शन है, ये बताता है कि आपको इस जन्म में किस की भक्ति करनी है, आपका कौन सा पेंडिंग कर्मा किस धर्म से रिलेटेड है, वहीं आपका जन्म हुआ है। अगर आपका पेंडिंग कर्मा इस धर्म से रिलेटेड जिसमें आपका जन्म हुआ है नहीं हुआ होता तो आप इस धर्म में जन्म ही क्यों लेते, आप किसी और में ले लेते। तो 9th हाउस टेल्स यू अबाउट व्हाट इज पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू धर्मा, और आप इस जन्म में उसी की सेवा करने आए हैं। जो इधर उधर लोग भटक जाते हैं, मैं वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उन धर्मों में जाना है, उन वहाँ अलग अलग एरियाज में भक्ति करनी है, दैट इज़ अ चैलेंज। जिसका राहु 9th हाउस में होता है वो इस तरह के उनके साथ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि राहु है भटकाव। तो 9th हाउस का राहु, जुपिटर के साथ राहु या जुपिटर राहु एस्पेक्ट, ये धार्मिक चीज़ों में भटकाव की तरफ ले जाता है। लोग अपने धर्म के अलावा भी इधर उधर जाके भक्ति करने या स्पिरिचुअल ट्रैवल पे या उसमें देखने ही चाहे चले जाते हैं, पर जाते जरूर हैं। क्योंकि राहु को फॉरेन से भी एसोसिएट करते हैं, तो जो हमारा है उससे डिफरेंट हम कुछ करेंगे। करेक्ट, राहु का कनेक्शन ये आ जाता है। अगर वो नहीं है तो आप ये मान लीजिए आपका पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू धर्मा, ये धर्मा था, इन्हीं की सेवा में रहिए और मस्त रहिए। जितना आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड या कनेक्टेड रहेंगे, आपकी कुंडली का 9th हाउस बेटर रहेगा। ये तो स्ट्रेट सीधा रूल है, ठीक है ना, और वहीं से आपको ब्लेसिंग मिलनी है। ओके सर, इसी से चंद्रमा की भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या मून भी हमें हमारे पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स के बारे में कुंडली में कहीं कुछ बता सकता है? हाँ, देखिए, अगर लगन आपका शरीर है तो चंद्रमा आपका मन है। आप देखिए, वैदिक ज्योतिष में 3 कुंडलियों को बहुत वैल्यू किया गया है। एक लगन चार्ट है ना, एक चंद्र कुंडली और एक सूर्य कुंडली, जिसके अंदर में भी लग्न और चंद्र यानी मून चार्ट, ये 2 प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। एक आपका शरीर है लग्न, और मून जो है वो आपका मन है। तो चंद्रमा से 9th हाउस देखिए, जैसे आप लगन से 9th हाउस देख रहे हैं, वैसे आप चंद्रमा से 9th हाउस देखिए, वो भी आप ही की किस्मत है, किसी और की नहीं है। तो चंद्रमा से 9th हाउस आपने इसको स्ट्रेंथन कर दिया तो आपकी किस्मत आपके फेवर में बोलना शुरू कर देगी। इसी तरीके से चंद्रमा से 6ठा, चंद्रमा से 8वां और चंद्रमा से 12वां, रूल रिमेन सेम। आप लग्न कुंडी डी चार्ट पे लगाएंगे तो वैसे काम करेगा, आप मून से लगाएंगे तो मून से 6, मून से 8, मून से 12, ये भी लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, ये भी वही है। और चंद्रमा आपका मन है, तो जो इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल सेटबैक्स या इमोशनल आपको स्ट्रेंथ मिलती है, वो चंद्रमा से देखी जाती है। जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं वो आराम से हैंडल करते हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं आती। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बड़ी बड़ी परेशानी आती है लेकिन वो आराम से करेजियसली उसको डील करते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में रोने धोने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फ़र्क है चंद्रमा का, है ना। हमारी बॉडी
लगभग 70% वाटर से बनी है और चंद्रमा वाटर का कारक है। इसीलिए चंद्रमा को इमोशन के साथ कनेक्ट किया है और चंद्रमा को माँ से भी कनेक्ट किया है। तो जैसे हम मदर के साथ, मातृभूमि के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रहता है, कनेक्शन रहता है, वैसे ही मूड का भी संबंध, वाटर का भी संबंध। और वाटर समझ लीजिए, जिसका चंद्रमा मजबूत है वो अमीर जरूर होगा। रियली कारण है क्या? क्योंकि जैसे मार्स को बताया गया पैसे को आना, लेकिन चंद्रमा यानी वाटर एलिमेंट है पैसे का स्टोरेज, मनी का स्टोरेज। तो पैसा, जैसे आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी वेल्थ आती तो है लेकिन रुकती नहीं है। बोले चंद्रमा ठीक करना, वाटर एलिमेंट है। कभी हम वास्तु में बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि वाटर एलिमेंट इज मून। अगर आपका मून स्ट्रांग है तो आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रांग है, यानी आपके पास पैसा आएगा तो रुकेगा। अगर मून स्ट्रांग नहीं है तो पैसा चला जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं, एरीज लेवल में मिलेगा, मंगल कहाँ है यानी एफर्ट कहाँ है, दूसरी राशि में उसका कौन है, चंद्रमा। तो आपने एफर्ट डाला, कमाया, और स्टोर किसमें किया, सेकंड में। तो सेकंड राशि वेल्थ की जी। और चंद्रमा एग्जॉल्टेड यानी चंद्रमा पावर में। तो यही तो बोला है कि चंद्रमा एग्जॉल्टेड होगा तो पैसा जरूर आएगा। एग्जॉल्टेड नहीं भी हुआ, चंद्रमा मजबूत हुआ तो पैसा जरूर आने वाला है और वहीं आपका मन लगने वाला है। तो सिंपल रूल है ये, तो कालपुरुष कुंडली खुद ही एक्सप्लेन कर देती है। वाई मून इज हैप्पी इन साइन नंबर 2, रोहिणी नक्षत्र। पैसा, वेल्थ, हेल्थ, मूड, गुड फूड, गुड व्हीकल, गुड हाउस, गुड लग्जरी इन लाइफ एंड गुड रिलेशनशिप। और चाहिए क्या, यही तो सब चाहिए। तो मून इन सेकेंड, दैट मीन्स मून को सबसे ज्यादा पावरफुल माना है एंड वाटर एलिमेंट है, जो अभी अपने बात की। सर इसी से हम 8th हाउस की भी बात करते हैं। 8th हाउस को डेथ का हाउस भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी कहा जाता है। सो आई बिलीव कहीं ना कहीं कि 8th हाउस में भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी को दिखाने की। तो 8th लॉर्ड या 8th हाउस ये स्टोरी कैसे बताता है? देखिए, 8वां घर है डेथ का, 8वां घर है सर्जरी का, प्रॉब्लम्स का, है ना, परेशानियों का, सारी मुसीबतों का। सारी मुसीबत की जड़ 8वां घर है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। काल पुरुष कुंडली में मंगल को 1st हाउस और 8th हाउस यानी एरीज और स्कॉर्पियो दोनों का लॉर्ड माना है। क्यों? मंगल तो आ गए। तो जब आपके पास पॉजिटिव फायर है तो आपका जन्म हुआ है, और जब डेथ होती है तो फाइनली क्या होता है, आग में ही, दैट इज अगेन फायर। तो 8वां घर क्या है, वो आग जो डिस्ट्रॉय कर देती है ना। 8वां घर शमशान घाट है, 8वां घर मृत्यु है। तो एक लाइफ की डेथ, वहीं से तो अगली लाइफ की स्टोरी शुरू होगी। तो 8th हाउस का तो प्राइमरी रीजन है डेथ ऑफ दिस लाइफ एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू। तो अगर मैं थीम पकड़ लूं, डेथ ऑफ ओल्ड, बिगिनिंग ऑफ न्यू, ठीक है। तो जहां पे भी पड़ी 8 नंबर राशि कुंडली, 8वें घर में जो भी राशि पड़ी, उसके सिग्निफिकेशन की किसी की डेथ होगी। डेथ इन नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म। जैसे मान लीजिए 5 नंबर राशि ना सिर्फ विद्या, बुद्धि, संतान या क्रिएटिविटी की होती है, रोमांस की भी होती है। तो रोमांस 5 नंबर राशि पड़ी 8वें घर में, तो कई बार आप देखेंगे कि इनके ब्रेकअप्स जल्दी हो जाते हैं। 7 नंबर राशि पड़ी तो इनके भी ब्रेकअप जल्दी होते हैं, लेकिन 5वें वाला, शादी से पहले वाला जो रोमांस का ब्रेकअप है, 7 नंबर राशि वाला पार्टनरशिप का ब्रेकअप है, तो शादी के बाद वाला है। शादी से पहले जो आप रोमांस में या किसी के साथ हैं तो वो अलग चीज़ है ना। और 7 वाला हुआ मैरिज, तो मैरिज में प्रॉब्लम, मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन या सर्जरीज। तो 8वां घर आ गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन इजियर। तो जहां भी जो भी राशि 8वें घर में पड़ी, उसका सिग्निफिकेशन खराब है। ये पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा है जो पिछले जन्म से रिलेटेड आया है। तो 8वें घर का इस पूरे 12 घरों में अगर मैं बात करूं तो एक सबसे खराब घर या सबसे स्ट्रॉन्ग घर जिसका पास्ट लाइफ नेगेटिव कनेक्शन है, वो 8वां घर है, या कुंडली की 8 नंबर राशि। मैं आपको सीधा स्ट्रेट रूल दे सकता हूं, एकदम पिन पॉइंटेड, व्हिच इज इसी स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो राशि की बात करें, आपने आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक पकड़ लिया है पास्ट लाइफ कनेक्शन का, और स्कॉर्पियो का उससे बहुत सीधा कनेक्शन है।
जहां पर भी स्कॉर्पियो साइन पड़ा, आपकी एज 31, 32, 33, 31, 32, 33, वो स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेटेड है कुंडली में। जहां पर भी है वहां उस एरिया ऑफ लाइफ से स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए स्कॉर्पियो बैठा है 10th हाउस में, ठीक है, तो 31, 32, 33 की एज में आपके करियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू करियर। ओके। अगर चौथे घर में आ गया तो या तो गाड़ी बदलोगे या घर बदलोगे। 4th हाउस। अगर स्कॉर्पियो 5th हाउस में आया तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये स्कॉर्पियो साइन का रूल है, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप्स, चैलेंजेस, है ना। और अगर लगन में आ गया और कोई और प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लो जुपिटर का एस्पेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये 3 साल 31, 32, 33, ये 3 साल आपको जिंदगी में खुद से रिलेटेड बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। लोग अगर लगन में आ गए तो खुद के लुक्स पे काम करने लग जाते हैं। आपका लुक्स, आपका पूरा जो लुक है वो लगना ही तो है। और वहाँ स्कॉर्पियो तो बार बार, जो आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़े ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कभी कैसे दिख रहे हैं, कभी अलग तरह के दिखने लग गए, कभी हेयर शॉर्ट करा लिए, कभी लॉन्ग कर दिए, कभी कुछ कर दिया, ड्रेसिंग सेंस कर दिया। स्कॉर्पियो नहीं लगना। जब जब ऑन होगा ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। या तो आप कर लो या ये जबरदस्ती पकड़े के करवाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि प्लैनेट जो कहे वो कर लेना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वो जबरदस्ती कराएगा, बिकॉज प्लैनेट इज द बॉस। तो वो जो करवाएगा फिर दिक्कत है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन जब जब ऑन होगा जिंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने ही हैं, कोई नहीं बच सकता। सर, हमने इतना स्पिरिचुअल कर्म की बात की, स्पिरिचुअल डेस्टिनी की बात की, इसी से मैं डेस्टिनी और फ्री विल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कुंडली में, एक इंसान अपनी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कर्म लिखवा कर आया है, लेकिन वो यहाँ आकर इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है, उसे ऐसे कंडीशंस मिली हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल सिचुएशंस मिली हैं कि वो जो उसका स्पिरिचुअल कर्म था वो कहीं फेड हो गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्री विल इतना ओवर पावर कर रही है कि वो स्पिरिचुअल कर्म फॉलो ही नहीं हो पा रहा है? देखिए मैडम, अगर उसकी कुंडली में ऐसा योग होगा तो ही ये पॉसिबल है। देखिए हर चीज प्लैनेट ड्रिवन है। आप थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस तो कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते, प्रोवाइडेड आपका चंद्रमा या लगन 3, 6, 9 या 12 राशि में नहीं है, या लगन नहीं है। 3 लगना, 6 लगना, 9 लगना या 12 लगना, यानी जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो ड्यूअल साइन है। परिवर्तन जरूर आता है। 2 है ना, तो पहला हाफ जिंदगी का अलग होता है, सेकंड हाफ अलग होता है। ये ड्यूअल साइन का मतलब है या तो आपका मून हो या आपका लगना हो। उनका तो ये मैं फिर भी मान लूं कि फ्री विल इनके पास थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पूरा पैटर्न ही लाइफ का चेंज होने वाला है। बाकी सबका इतना आसान नहीं है कि वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर डिस्ट्रक्शन लिखा है तो होगा, नहीं लिखा तो नहीं होगा। तो 3, 6, 9, 12 के पास ही थोड़ा ज्यादा फ्री विल होता है, बाकी सबके पास फ्री विल का स्कोप ज्यादा है ही नहीं। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ज्यादातर चीजें फिक्स्ड है। 1, 4, 7, 10 जहां पड़े, या आप ये देखिए 2, 6, ये जो है इसको आप चेक कर लीजिए, ये ज्यादातर चीजें फिक्स की तरफ ले जाती हैं। लेकिन 3, 6, 9, 12 ये ड्यूअल है, कभी इधर कभी इधर, तो ये फ्लिप फ्लॉप करता लाइफ में। मतलब ये फ्री विल से चेंज हो सकता है, ये जहाँ पे possible ये राशियां हैं। जहां पे 3, 6, 9, 12 राशियां पड़ी वहां पे तो आप चेंज कर लोगे, बाकी जगह आप ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। एक जगह कुछ जैसे हम बहुत सारी चीजें कंटेंट पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, एक जगह और लिखा है कि केंद्रास आर फिक्स्ड, और जो उसके बाहर हैं वहां आप थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बाहर में भी 3, 6, 9, 12 हुआ तो परिवर्तन ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके केंद्र में ही 3, 6, 9, 12 आ गया मेरा तो फंस क्वेश्चन गए, यही था कि तो अगर फंस गए। केंद्र में ही किसी के तो सब कुछ फिक्स हो गया, तो उसमें 3, 6, 9, 12 भी फिक्स हो गया, तो वो चेंज नहीं तो होता। वो चेंज नहीं होगा। ओके। इसलिए अगर 3, 6, 9, 12 केंद्र के बाहर है चेंजेबल, अंदर है नॉन चेंजेबल, बाहर है तो देयर आर स्कोप ऑफ चेंजेस, और अगर बाहर है में 5वें घर से, तीसरे घर से, दूसरे घर से संबंध आया तो यू कैन चेंज। बाकी लोग नहीं कर पाते, इतना आसान नहीं है। ये सिंपल रूल है, प्लस दशाओं का भी रोल है आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की, स्पिरिचुअलिटी की, केतु की दशा आ गई,
अगर केतु आपका अच्छा प्लैनेट है तो वो केतु की दशा में राइज कर देगा। अगर आपके पास ले पेंडिंग कर्मा बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं तो केतु की दशा अंतरदशा इज द प्राइमरी इंडिकेटर। जब जब आएगी और आपके साथ खराब हो रहा है तो समझ लेना पास्ट लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव कर्मा करके आए हैं। ये तो सिंपल रूल है। जहां केतु बैठेगा, चाहे वो पिछले जन्म के गुड डीड्स हैं, स्किल्स हैं जिसको आप आराम से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन केतु सरेंडर जरूर कराता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में सरेंडरिंग इज द फर्स्ट स्टेप। तो जहाँ केतु बैठा है वहाँ पे आपको सरेंडर करना ही होगा, वहाँ सेक्रीफाइस करना ही होगा। स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले सेक्रीफाइस करवाती है, तभी आगे बढ़ती है। तो जहाँ केतु बैठा है वहाँ सेक्रीफाइस करिए, तभी स्पिरिचुअलिटी मिलेगी और केतु भी ठीक हो जाएगा। केतु की दशा या अंतरदशा जब भी आए, सिर्फ उस पीरियड को नोट कर लीजिए, गो बैक टू योर लाइफ, योर चार्ट, और सोचिए कि केतु की दशा अच्छी गई थी तो पिछले जन्म में अच्छे रिजल्ट, अच्छे काम, खराब गई थी तो खराब। बिल्कुल, इससे सीधा कनेक्शन हो जाता है। तो सर एनी लास्ट मैसेज जो कि आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो अपना स्पिरिचुअल कर्म और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी भक्ति अपने चार्ट में बेटर समझ सकें? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन कुंडली में 5th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड है। ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th हाउस और 9th हाउस को मजबूत रखिए, उनके लॉर्ड को अच्छा रखिए, पावरफुल रखिए, उनसे रिलेटेड नेगेटिव कर्म ना करें। और अगर हो सके तो उनके जो लॉर्ड हैं वो जिस देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भक्ति जरूर करें। कुछ स्पेसिफिक्स बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा तो शिव भक्ति करिए, जरूर करिए। उनको, शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं या दूध जरूर चढ़ाएं। चंद्रमा भी मजबूत होगा, 5वां घर भी मजबूत होगा। 5वें घर में जो प्लैनेट या जो राशि है उसके देवता क्या, अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो सक्सेस ज़रा जल्दी मिलती है, क्योंकि 5th हाउस मंत्र सिद्धि भी है। स्पिरिचुअलिटी, मंत्र सिद्धि, सक्सेस इन स्पिरिचुअलिटी, यानी गॉड का ब्लेसिंग। और अगर आपकी कुंडली में जुपिटर ही 5वें घर में आ गया तो साहब फिर तो चाहिए ही क्या, फिर तो बहुत सारा पूर्व पुण्य लेकर, बहुत सारा पूर्व पुण्य लेकर। इसलिए जुपिटर को 5th हाउस में बहुत अच्छा माना है, क्योंकि 5वीं दृष्टि से 9th हाउस, ठीक है, 7वीं दृष्टि से 11th हाउस और 9वीं दृष्टि से लगना, तीनों अच्छी हैं। लगन अच्छा, 11वां घर अच्छा, किस्मत अच्छी, तो इसी का सब कुछ अच्छा है। गॉड का ब्लेसिंग इस एरिया ऑफ लाइफ में पड़ेगा। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्कार। तो आज हमने स्पिरिचुअल कर्म और स्पिरिचुअल डेस्टिनी को समझा कि क्यों आपकी कुंडली में, क्यों आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत एफर्टलेसली मिल गई, क्यों भक्ति बहुत एफर्टलेसली मिल गई, क्या आपका पूर्व पुण्य बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन्हीं कुछ कॉम्बिनेशंस को जाना। आप मुझे बताइए, आपने आज के इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया, कितना अपने कॉम्बिनेशंस को मैच किया, और आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।